हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर बाजार तथा बाजार के प्रकार की, मार्केट एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। बहुत बार वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, बाजार। आप सबके आसपास भी होगा, लेकिन जब भी आप लोगों के माइंड में बाजार शब्द आता है तो आप लोगों को माइंड में एक गली दिखती होगी या एक पर्टिकुलर एक एरिया दिखता होगा, है ना, जहां बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। आप खरीदने जा रहे हो, वहां पर वो सामान बेच रहे हैं, आप उन सामानों को खरीद रहे हो। मतलब बाजार शब्द में आप लोगों के माइंड में कोई ना कोई पिक्चर बन रही होगी, कोई ना कोई इमेज आ रही होगी, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एरिया, कोई क्षेत्र होगा, ठीक है। परंतु जब हम अर्थशास्त्र में बाजार की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब किसी क्षेत्र विशेष से न होकर क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संबंध से होता है। यानी कि जब भी हम अर्थशास्त्र में बाजार शब्द को पढ़ते हैं तो यहां पर बाजार शब्द का मतलब किसी क्षेत्र से नहीं है, किसी स्पेस से नहीं है, किसी गली से, किसी गली या मोहल्ले वाले बाजार से नहीं है। यहां पर बाजार का मतलब है एक क्रेता और एक विक्रेता। क्रेता जो वस्तुओं को खरीदेगा, विक्रेता जो वस्तुओं को बेचेगा। इनके मध्य में जो भी कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, प्रतिस्पर्धात्मक संबंध जो भी उनके बीच में रिलेशनशिप है। विक्रेता क्या चाहता है कि वो अधिक से अधिक सामान बेचे और लाभ कमाए। क्रेता क्या चाहता है कि वो अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं को खरीदे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। तो विक्रेताओं और क्रेताओं के मध्य जो ये प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, ठीक है। बाजार को मुख्य प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एक होती है अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसको हम प्रतिस्पर्धात्मक रहित या प्रतिस्पर्धा रहित बाजार भी बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, बाजार को 3 प्रकारों में बांटा गया है: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के भी 3 प्रकार होते हैं: एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार और द्वैधिकार। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लग रहे होंगे ना, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक। एक तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स और वो भी हिंदी के अंदर, ठीक है। नो प्रॉब्लम गाइस, वन बाय वन इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता जैसा बाजार रियल लाइफ में होता ही नहीं है। यानी रियल लाइफ में ऐसा कोई बाजार एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई इसका अस्तित्व ही नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जब ये बाजार रियलिस्टिक में है ही नहीं, जब ये बाजार कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, तो हम इसको पढ़ क्यों रहे? तो आप लोगों को याद होगा, हमने मांग का नियम पढ़ा था, पूर्ति का नियम पढ़ा था, ठीक है। या हमने कई और भी नियम पढ़े व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और हम क्या मानकर चलते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यदि हम कुछ चीजों को मानकर चलते हैं ना, तो हम यहां भी यही मानकर चलते हैं कि वो जो मांग का नियम है, जहां अन्य बातें समान थी, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था। या फिर पूर्ति का नियम, जिसमें अन्य बातें समान थी, वो भी पूर्ति का नियम इसी बाजार के अंदर क्या होता है, लागू होता है। यानी कि जैसे कि हमने मांग के नियम में व पूर्ति के नियम में कई चीजों को मानकर हमने क्या करा था, मांग का नियम व पूर्ति के नियम का अध्ययन करा था, उसी प्रकार से हमें वह मांग और पूर्ति का अध्ययन इसी बाजार में करना पड़ता है। यानी यह एक काल्पनिक बाजार है, रियल लाइफ में एक ऐसा बाजार नहीं होता है, लेकिन आर्थिक विश्लेषण के लिए हमें इस बाजार की कल्पना करनी पड़ती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जहां किसी वस्तु या सेवा के असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं। यानी कि एक ऐसा बाजार जहां पर खरीदने वाले भी असंख्य हैं तथा बेचने वाले भी असंख्य हैं, यानी असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं, तथा समरूप वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है। यानी कि यहाँ पर जो वस्तुएं बेची जाएंगी वो समरूप होंगी, समान रूप वाली होंगी, एक जैसी होंगी। समरूप वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती हैं, तथा यहाँ कीमतों का निर्धारण कौन करेगा, उद्योग। कीमतों का निर्धारण कौन करेगा, उद्योग। तथा सभी फर्मों को कीमत क्या करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी फर्मों को कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी। इसी बाजार को कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार की अवस्था होती है जहां पर असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां समरूप वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है, मतलब यहां पर प्राइस कांस्टेंट होगी, यहां पर कीमतें क्या होंगी, समान। क्यों? क्योंकि यह वस्तुएं समान बेची जा रही है, समरूप बेची जा रही है। अब समरूप का मतलब होता है समान रूप वाली, यानी जो भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा, मान लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु के 10 विक्रेता है, उस वस्तु को बेचने वाले 10 विक्रेता हैं, तो 10 के 10 विक्रेताओं के पास एक जैसी वस्तुएं होंगी। उनका रूप सेम होगा, उनका कलर सेम होगा, उनका टेस्ट सेम होगा, उनकी पैकिंग सेम होगी, उनकी ट्रेडमार्क सेम होगा, यानी समरूप वस्तुएं बेची जाएंगी। और जब वस्तुएं समरूप होगी तो कीमतें भी समरूप होगी। आप ज्यादा कीमत थोड़ी ले सकते हो। मान लो कि पहले एक विक्रेता क्या कर रहा है, वस्तु की ज्यादा कीमत वसूल रहा है, तो ग्राहक उसके पास न जाकर दूसरे विक्रेता के पास चला जाएगा, क्योंकि वस्तुएं तो समरूप है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर समरूप
समरूप वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती हैं तथा अब यहाँ कीमतों का निर्धारण कौन करेगा? तो यहाँ कीमतों का निर्धारण करता है उद्योग और कीमतों को स्वीकार करती है फर्म। अब उद्योग और फर्म में क्या फर्क है? तो देखो, किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। मान लेते हैं कि इस मार्कर को बनाने वाली 5 फर्में, ऐसे मार्कर को बनाने वाली 5 फर्में, 1 2 3 4 5, तो इन 5 फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जहां कीमतों का निर्धारण कौन करता है? उद्योग, और कीमतों को स्वीकार कौन करती है? फर्म। अब उद्योग कीमतों को निर्धारित कैसे करेगा? तो देखो, जहां पर ये मांग का डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मांग वक्र का ढाल होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और पूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है। यानी मांग का डायग्राम ये है और ये पूर्ति का डायग्राम है। तो ये दोनों डायग्राम एक दूसरे को जहां ये क्रॉस कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को बोलते हैं संतुलन। इस बिंदु को बोलते हैं संतुलन बिंदु या साम्य बिंदु। और यही क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाएगा। यानी कीमतों का निर्धारण किसने किया? उद्योग ने। और इसी कीमत को, ये जो भी कीमत फिक्स करेगा, उनको सारी फर्मों को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमतों का निर्धारण करेगा उद्योग और कीमतों को स्वीकार कौन करेगी? फर्म। अब हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की विशिष्टताओं की। अगर आपको पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ अच्छे से याद है तो आप विशेषताएं भी बहुत इजीली याद कर सकते हो। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता है असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता, जो हमने यहां पढ़ा था कि यहां पर असंख्य क्रेता व विक्रेता पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता की यहां असंख्य क्रेता व असंख्य विक्रेता पाए जाते हैं। अर्थात यहां वस्तुओं के क्रेता भी बहुत ज्यादा होंगे और विक्रेता भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। दूसरा है समरूप वस्तुएं। दूसरा पॉइंट है समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु या सेवा का जो विक्रय होगा तो वो सारी की सारी वस्तुएं समरूप होंगी। वो सारी वस्तुएं कैसी होंगी? समरूप होंगी। यानी कि उनका आकार, प्रकार, रूप, रंग, कलर, उनका पैकिंग, उनका ट्रेडमार्क, सारी चीजें समान रहती हैं, इसलिए यहां पर समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कीमतों का निर्धारण उद्योग व कीमतों का स्वीकार फर्म द्वारा। यानी कि मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताया कि यहां पर जो कीमतों का निर्धारण है वो कीमतों का निर्धारण किया जाता है उद्योगों द्वारा। कीमतों का निर्धारण कौन करेगा? उद्योग। और सभी फर्मों को कीमत क्या करनी पड़ेगी? स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी फर्मों को कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी। यहां पर आप एक कॉट का यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। इंडस्ट्री क्या करेगी? प्राइस को मेक करेगी और फर्म क्या करेगी? प्राइस को टेक करेगी। ओके, सो ये तीसरा पॉइंट था। चौथी विशेषता है फर्मों के प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि फर्मों के समूह को, यानी जितने भी फर्में हैं, फर्मों के समूह को, जैसे मान लो कि इस मार्कर को बनाने वाली 5 फर्में, तो ये 5 फर्मों के समूह को हम एक बोलते हैं उद्योग। तो यहां इस उद्योग के अंदर फर्मों के प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता होती है। यानी ऐसा माना जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कि अगर मान लो कि इन 5 फर्मों को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो नई फर्में क्या करेगी? उद्योगों में प्रवेश करेगी। ठीक है। मान लेते हैं कि 5 दोस्त हैं। ठीक है। अब 5 दोस्त मिलकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। 5 ने मिलकर जो फर्म स्थापित करी है, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो 5 जने प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो छठा पर्सन सोचेगा कि यार ये जब ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मुझे भी क्या करना चाहिए? इनका जैसा उत्पादन करना चाहिए, इनकी जैसी वस्तुओं को उत्पादन करना चाहिए। तो छठा व्यक्ति भी इसमें प्रवेश करेगा, 7वां व्यक्ति भी इसमें प्रवेश करेगा। कहने का मतलब है अगर ये 5 फर्में लाभ की अवस्था में होंगी तो सभी नई नई फर्मों का प्रवेश होगा। ठीक है। और अगर ये फर्में हानि की अवस्था में होगी तो ये फर्में उद्योग छोड़कर चली जाएंगी। यानी यहां पर फर्मों के प्रवेश व फर्मों के निकासी की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। कोई रोक टोक नहीं होती, कोई कानूनी या राजनीतिक कोई दबाव नहीं होता, कोई इन पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। फर्मों के प्रवेश व निकासी की यहां स्वतंत्रता होती है। अगला पॉइंट है विज्ञापन लागतों का अभाव। विज्ञापन लागतों का अभाव। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। तो समरूप वस्तुएं बेचने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक जैसी वस्तुएं मिलेगी। जब सभी विक्रेताओं की वस्तुएं एक जैसी हैं तो कोई भी विक्रेता विज्ञापन क्यों करेगा? यहां हमारे कॉमन सेंस की बात है कि मान लेते हैं कि एक वस्तु के 5 विक्रेता हैं और 5 एक ही जैसा सामान बेच रहे हैं, तो ये एक विक्रेता अपना विज्ञापन करके अपना खर्चा क्यों बढ़ाएगा जबकि प्रोडक्ट सबका एक जैसा है?
अर्थात यहां पर विज्ञापन लागतों का अभाव होता है, यानी कि यहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विज्ञापन लागतें नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां सभी का प्रोडक्ट, सभी की वस्तुएं समान है, एक जैसी है। ठीक है, अगला पॉइंट है परिवहन लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह माना जाता है कि यहां पर क्रेता और विक्रेता समीप है, अर्थात इनके मध्य कोई दूरी नहीं है, तो यहां पर परिवहन लागतें भी नहीं पाई जाती है। देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में परिवहन लागतें पाई जाती है। परिवहन लागतें मतलब कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लाने ले जाने का जो खर्च होता है, ट्रक के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर या रेलगाड़ियों से जो सामान लाया जाता है, तो उस पर परिवहन लागतें लगती है हमारी। ठीक है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा माना जाता है कि यहाँ परिवहन लागतें क्या, इन परिवहन लागतों का अभाव होता है, अर्थात यहाँ परिवहन लागतें नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है क्रेताओं को विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी। अर्थात यह माना जाता है कि यहाँ पर क्रेता व विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है। क्रेता को पता है कि उसे किस कीमत पर वस्तुओं को खरीदना है, और विक्रेता को यह पता होता है कि उसको किस कीमत पर वस्तुओं को बेचना है। ठीक है, अगला पॉइंट है गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पर किसी के गले नहीं कट रहे हैं। गला काट प्रतियोगिता का मतलब है कि यहाँ पर प्रतियोगिता इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा प्रतियोगिता होती है कि उसे अर्थशास्त्र में गला काट प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत अधिक है, विक्रेता बहुत सारे बेचने के लिए, तो यहाँ इनके मध्य प्रतियोगिता भी बहुत बड़ी होती है और बड़े बड़े स्तर की होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है।